डॉक्टर नसीब सिंह, रीजनल डायरेक्टर। क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय निदेशक। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विस्तार शिक्षा संस्थान नीलोखेड़ी, हर जोखिम से निकल कर फसल 21वीं मंत्रालय का दफ्तर है, भारत सरकार का। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों, रेडियो का नाम सुनते ही एक तरंग सी मन में उठती है कि रेडियो जो है एक मनोरंजन का साधन है। बिल्कुल सही है कि रेडियो जो है वो मनोरंजन का साधन है। तो फिर आज क्यों ना एक रेडियो दिवस के ऊपर बात कर ली जाए। और रेडियो दिवस को मनाने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नसीब सिंह जी, जो कि क्षेत्रीय निदेशक हैं शिक्षा संस्थान, विस्तार शिक्षा संस्थान नीलोखेड़ी। और रेडियो एक ऐसा माध्यम है किसान भाइयों कि कहीं भी किसी भी जगह सस्ता, सुलभ और आसानी से मनोरंजन करने वाला, शिक्षा देने वाला। तो डॉक्टर नसीब सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। और डॉक्टर साहब जी, अनिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका यहाँ बुलाने पे मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। और सारे सुनने वाले, प्रोग्राम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को नमस्कार और राम राम जी। डॉक्टर साहब, रेडियो आप जरूर सुनते होंगे। नहीं, पहले बहुत सुनते थे, लेकिन जब से नौकरी में ज्यादा व्यस्तता लगी है, बिजनेस लगे, तब थोड़ा कम हो गया। लेकिन कभी कभार तो प्रोग्राम, ये हमारे गांव में सब सुनते हैं। हमारे जो ज्यादा खेती करने वाले लोग हैं हमारे घर के, वो सुनते हैं। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो रेडियो से ही है। और रेडियो में सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई कृषि से संबंधित जो हमारे प्रोग्राम हैं, कार्यक्रम हैं, वो चलते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो सुनते भी, हम सुनते भी हैं उनको जी। और उनको तो हम कई बार इतने अच्छे होते हैं कि वो काम छोड़ के भी वो सुनने पड़ते हैं। खासकर जो ये सफल जो किसान की जो स्टोरी आप सुनाते हैं कई बार, जी जी जी, वो बहुत ही अच्छी लगती हैं और उससे थोड़ा सा लोगों को प्रोत्साहन भी मिलता है। और डॉक्टर साहब, जो इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो श्रोता हैं, जो हमारे किसान भाई हैं कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो कृषि से संबंधित जो रेडियो का कार्यक्रम है, हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। अनिल भाई, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है ये। और ये वाजिब है कि किसान रेडियो से क्या क्या फायदा उठाते हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए, किसान भाइयों की जानकारी के लिए ये बता देना चाहता हूं कि जो रेडियो है जो हमारा, ये जन संपर्क का बहुत ही बड़ा माध्यम है। 3 तरह के हमारे माध्यम है। एक तो व्यक्तिगत है, एक समूह में प्रसार किया जाता है कृषि क्रियाओं का, और जो सबसे तीसरे नंबर पे आता है वो जनसंपर्क, जिसको मास कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इनके अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग गुण हैं, लेकिन जहां तक
जन संपर्क या जनसंचार जो माध्यम है हमारा, ये बहुत ही बड़ा है और इससे जो तकनीक का जो विस्तार है बहुत ही तेजी से होता है। दूसरे जो हमारे माध्यम है, व्यक्तिगत है, समूह है, जी उनसे कहीं ज्यादा बढ़िया है ये माध्यम प्रसार का, खासकर कृषि का। जी क्योंकि थोड़े समय में हमारी जो तकनीक है बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंच जाती है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। वो इस तरह की धारणा से जो रेडियो का जो प्रसार है कृषि का, उस रफ्तार से चलता है। लेकिन डॉक्टर साहब, साथ साथ रवि के साथ साथ जो रेडियो है वो भी पहुंच जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी खास बात रेडियो की क्या है कि जो भारत का जो एरिया है 92% एरिया जो हमारा है, जो रेडियो के अंतर्गत कवर हो चुका है। मतलब ऐसा एरिया नहीं है जो छुपा हुआ, केवल 8% एरिया है जो अभी से बाकी बचा हुआ है जहां रेडियो लोग नहीं सुनते। और इसमें से भी करीब करीब 100% पॉपुलेशन रेडियो को सुनना पसंद करती है आज के दिन पूरे भारतवर्ष में। और इसमें जो जनसंपर्क में जो माध्यम है, टीवी है, रेडियो है, बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन रेडियो एक बहुत ही पुराना और विश्वसनीय जो स्रोत है हमारा, जिसपे ग्रामीण क्षेत्र में आज लोग बहुत कार्य करते हैं, बहुत बखूबी देखते हैं। दूसरा इसकी मजे की बात इस प्रोग्राम की ये भी है कि जब आप लोग इस प्रोग्राम को रेडियो के माध्यम से सुनते हैं हम लोग, तो जो खेती की जानकारी के साथ साथ जो मनोरंजन का जो भाग जुड़ा हुआ है वो बहुत ही बड़ा काम है। मनोरंजन के साथ साथ जब हम सुनते हैं तो दोनों काम इकट्ठे हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा काम है। और इसका उद्देश्य तो हम सब लोग ही जानते हैं कि इसको रेडियो हमारे नई नई तकनीकों के बारे में जागृत करती है हमारे किसान भाइयों को, और उस जागृति से किसानों का जो उत्पादन है और उत्पादकता है दोनों ही बढ़ती हैं। जो मुख्य उद्देश्य यही है, उत्पादन और उत्पादकता रेडियो के माध्यम से किसानों की बढ़ती है। और हमारा जो किसान का जो मुद्दा है आमदनी बढ़ाने का, ये बखूबी पूरा करती है। डॉक्टर साहब, वैसे तो जो पहला रेडियो स्टेशन है वो 1927 में स्थापित हुआ था, और आज हर प्रांत में कई कई रेडियो स्टेशन है। हमारे हरियाणा का अगर जिक्र करें तो हमारे हरियाणा में 3 रेडियो स्टेशन हैं, कुरुक्षेत्र, हिसार और जहां आप बैठे हैं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। हाँ, ये तो बहुत, इनको तो हर कोई जानता है जी। लेकिन अभी जो कृषि विज्ञान केंद्रों में जो सामुदायिक जो रेडियो स्टेशन लगे हैं, हाँ जी। जो हमारी जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र की जो जरूरत को पूरा करने के लिए फसलों की, और भी रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो स्टेशन के नाम से आ चुके हैं जी। और अभी वो पहले सत्र पे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो भी बहुत आगे बढ़ेंगे। और डॉक्टर साहब, जो आज का हम जिस चर्चा कर रहे हैं जिस पे, वो है कृषि एवं किसान के लिए रेडियो का महत्व, और कृषि से संबंधित कार्यक्रम जिसमें कि कौन सी फसल किस मौसम में कब बोनी है, कौन सा समय है और कब काटना है, कहाँ बेचना है, कहाँ, इन सब की जानकारी जो है हम रेडियो के माध्यम से जो है हमारे जो सुनने वाले हैं उन तक पहुँचा देते हैं। लेकिन बात यहाँ आती है डॉक्टर साहब कि कृषि और किसान अगर दोनों चीज मिल जाए तो कैसा रहेगा? देखो अनिल भाई, मैं इसका भी आपको जवाब देता हूं। उससे पहले मैं एक किसान भाइयों को जानकारी देना चाहता हूं कि रेडियो इतना हमारा अहम क्यों बन गया। सबसे बड़ी बात है कि लोकल जो लैंग्वेज है हमारी, जी। उसमें ये प्रसारित होता है। खास बात ये है, जितने भी हमारे वो उसको लोकल लैंग्वेज को प्रयोग करेंगे तो और अच्छा लगता है, करते हैं। दूसरा, जो लोकेशन जो उसके आसपास के क्षेत्र की जो तकनीक है उसी को उजागर ज्यादा करते हैं, बजाय कि हमारे दक्षिण भारत की पहाड़ों की जो लोकल जो क्षेत्र हैं, एरिया, उनको ज्यादा हम गिनते हैं और उनका प्रसार करते हैं। तीसरी जो खास बात है इसमें वो है, जितने भी गवर्नमेंट के कितने भी प्रोग्राम हो, सोशल जस्टिस की बार बार बात आती है। कहीं भी प्रोग्राम हो जो फिजिकली आते हैं, कहीं न कहीं धोखा हो जाता है कि कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन एक ये ज्ञान की गंगा रेडियो के माध्यम से ऐसे चलती है, ये किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती। जितना चाहे उतना ले लो, लेकिन सबको एक समान देती है। ये सबसे बड़ा खास बात है कि रेडियो जो सोशल जस्टिस का जो हमारा न्याय है हर आदमी के लिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब को, सबको बराबर देने की कोशिश करती है। दूसरा, जो आपने
बात जो कही थी कि ये कृषि और किसान, कृषि और किसान और रेडियो सर। हाँ हाँ, कृषि किसान बिल्कुल और अनिल भाई आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। कृषि, किसान और रेडियो, ये देखो कि कृषि की जितनी भी तकनीक है वो किसान तक पहुंचाई जाती हैं और रेडियो के माध्यम से पहुंचाई जाती हैं। तीनों का बहुत ही बड़ा मेल है जी। जब ऑडियंस कौन है, हमारे जो सुनने वाले हैं किसान, जी। भेजने वाली है रेडियो, तकनीक है हमारी कृषि, तो उस कृषि से संबंधित इतने कार्यक्रम हैं एक से बढ़कर एक। आप खेती बाड़ी के जो नई नई तकनीक हैं उनके बारे में बताती हैं, जैसे बीज उपचार कैसे करना है जी। उसके बारे में आप बताते हैं। बीज उपचार में भी सबसे बड़ी बात आप क्या बताते हैं कि शोध जो की हुई चीजें हैं बिल्कुल प्रमाणित जी। उन वैज्ञानिकों को आप अपने इस कार्यालय में बुलाते हैं और उनके माध्यम से आप ज्ञान का जो संचार है वो अच्छे से करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो स्रोत है आपका वो बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं और जो लेटेस्ट जो तकनीकी जानकारी है वो देते हैं आप। जबकि प्राइवेट जो हमारी कंपनी उन पे लोग कंपेरेटिवली गवर्नमेंट संस्थाओं की अपेक्षा थोड़ा कहीं न कहीं फर्क रहता है, इस पे ज्यादा विश्वास करते हैं, ये खास बात है। सावधानियां, खेत में बीज कैसे डालें, स्प्रे पंप से स्प्रे कैसे करें, बहुत सारी सावधानियों को बीच बीच में लेक्चर दिलवाते हैं। सफल किसान की कहानियां बहुत सुनाते हैं जो बहुत ही अच्छे से किसान सुनते हैं। इंटीग्रेटेड जो पेस्ट मैनेजमेंट है, बहुत सारी बातें हैं, वो सब बागवानी है, एनिमल हस्बेंड्री है, मछली पालन है और जो रूरल बैंकिंग है। बड़ी मजे की बात है कि लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि हमने कोई धंधा शुरू करना है कि हम लोन कहाँ से लें और उस लोन पे कितनी सब्सिडी है, ये भी आप रेडियो के माध्यम से सुनाते हैं। और किसी बी कीपिंग का, मछली पालन का, इनका प्रशिक्षण कहाँ से ले, उनके जो केंद्र हैं, इंस्टीट्यूट हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, उनके बारे में समय समय पर हमारे खासकर जो बेरोजगार युवक उनको जानकारी देते रहते हैं। उनका ज्ञानवर्धन होता है और वो वहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं। जब ट्रेनिंग लेते हैं तो निश्चित तौर पे उसका कुछ अनुपात जरूर रोजगार की तरफ बढ़ता है। ये बहुत सारी मुर्गी पालन है जो हमारे एरिया में काफी पॉपुलर है, उसके बारे में आप समय समय पर जानकारी देते रहते हैं। डॉक्टर साहब, किसान के लिए जो आपने बताया, मुर्गी फार्म है, मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है या दूसरे, ये सहायक धंधे के रूप में जो किसान के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सबसे बड़ी समस्या है अनिल भाई हमारे देश की रोजगार सरकार के द्वारा देना। जब सरकार रोजगार ही नहीं दे पाएगी तो ये जरूरी है कि इन धंधों की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करना और सबसे बड़ी तरह प्रशिक्षण देना। तो ये सभी धंधे रेडियो के माध्यम से समय समय पर बताए जाते हैं और इसी से एक सार्थक हो जाता है कि कितना योगदान है कृषि का, किसान का और रेडियो का। एक दूसरे से जुड़े हुए, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये। और डॉक्टर साहब, ये भी है कि रेडियो संचार प्रणाली कम खर्चीली और आसान कीमत पर हर पर्यावरण की स्थिति के लिए जो है उपयोगी है। ये तकनीक तो उसी पर भरोसा किया जाएगा ना कि जहां ये रेडियो हर जगह पहुंची होगी, सबसे सस्ता है और हर जगह ये पहुंची हुई है। गांव के आप चौपाल में देख लें, घर में देख लें, खेत में देख लें, ज्यादा महंगा नहीं है रेडियो। जो महंगा हो तो हर चीज को उठाने में, खेत में, ट्रैक्टर में, ट्राली में कहीं भी लेके जाएं आदमी डरता है, लेकिन ये सबसे सस्ता है और पुराना है। और सबसे बड़ी बात है कि बिजली की खपत से सेल से आसानी से चल जाता है। डॉक्टर साहब, आजकल तो मोबाइल के अंदर रेडियो है, आप कहीं भी जाइए अपना रेडियो ऑन कीजिए और इससे बात भी हो जाएगी आपकी, रेडियो का भी। और मैंने देखा है, खुद खेत में जाके देखा है कि किसान भाई डोल के ऊपर अपना रेडियो रख के और अपना जो है पानी लगा रहे हैं और कई बार तो मतलब झूमते हुए देखे हैं। झूमते तो अब ट्रैक्टर का शोर कितना है, इवन ट्रैक्टर पे भी शोर सुनने इतना होने के बावजूद अपनी रेडियो की ज्यादा आवाज करके फिर भी सुनते हैं। अपने कमाल की बात तो ये है, इतना शोर होते हुए भी इतना आनंद आता है उनको, ट्रैक्टर की आवाज से ज्यादा आवाज कर लेते हैं और खूब सुनते हैं वो। इसमें साथ साथ नील भाई दूसरी बात यह है कि हमको जो आज बहुत जरूरी है, मौसम की जानकारी समय पर इतने अच्छे से मिलती है कि किसान भाई बिल्कुल ट्रैक्टर की नजर लगाए बैठता है कि रेडियो सुनो भाई कल का मौसम कैसा होगा। पहले इतना इसका प्रचार नहीं था कि मौसम का, पहले तो खेती बाड़ी की जानकारी ज्यादा लेते थे, लेकिन मौसम पे भी की जानकारी लेने के लिए भी किसान हमेशा आतुर रहता है। बाजार भाव जो मंडी के हैं उनको जानने की हमेशा कोशिश करता है कि जो रेडियो हमेशा देता है।
मंडी के भाव क्या चल रहे हैं आज। सबसे बड़ी बात है कि जो रोजगार के जो नई नई स्कीम आई है उसके बारे में भी रेडियो जो किसानों को जानकारी, हमारे जो बेरोजगार युवक हैं, किसानों के जो बच्चे हैं, रोजगार कैसे लें, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है समय समय पर उनको बताती रहती है। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि आप जैसे नीलोखेड़ी में हैं, क्या आपके यहाँ भी किसान भाइयों के लिए ट्रेनिंग है कोई? हम जो किसान भाइयों को जो ट्रेनिंग देते हैं, जो उनके जो अधिकारी हैं, उनमें जो हमारी जो विस्तार शिक्षा की जो दक्षता है, उनको कैसे पढ़ाएं, ये उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। और वो आगे किसानों को, देखो सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग यूनिवर्सिटी ने बना दी, रिसर्च सेंटर बना दिए, वहां पर खोज हुई है, उस खोज को आगे ले जाने में विस्तार कार्यकर्ता की रोल है। और किस विस्तार कार्यकर्ता जाके वो किसानों से बात करेंगे, वो कितने दक्ष होने चाहिए, कितने अच्छे होने चाहिए उसको बताने में, उस तरह की ट्रेनिंग विस्तार शिक्षा संस्थान देता है, जिससे कि हमारे किसानों को सही जानकारी यूनिवर्सिटी से निकालकर किसानों तक पहुंचा दें। जी डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि जो विस्तार शिक्षा है और जो विस्तार डिपार्टमेंट है आपका, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, वो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट किसानों को किस तरह से अपने नजदीक लेके आए? किसानों को तो नजदीक लगाने का जो सबसे बड़ा माध्यम है कि सबसे पहले किसान का ज्ञान चेंज करो जी, उसके बाद किसान की जो दक्षता चेंज करो, और तीसरे नंबर पर है हमारा उसका नजरिया चेंज करो। जब किसान के 3 चीजें चेंज हो जाती हैं, बदलाव आ जाता है, तो किसी भी तकनीक को अपनाने में वो सक्षम हो जाता है। और उनमें सबसे ज्यादा जो पहला स्टेप जो काम करता है वो किसान का नजरिया चेंज करना। और नजरिया चेंज करने के लिए हम अपने अधिकारियों को समय समय पर जानकारी देते हैं कि सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा संख्या में जो किसान भ्रमण करवाए। किसान जितने ज्यादा भ्रमण होंगे उससे किसान का नजरिया चेंज हो जाएगा। एक बार नजरिया सकारात्मक हो जाए किसान का किसी भी तकनीक के प्रति, तो निश्चित तौर पर वो उस तकनीक को अपनाने के लिए आगे बढ़ पाता है। उसके बाद हम उसका ज्ञान चेंज करने के लोगों को बताते हैं कि लोगों का ज्ञान चेंज होना चाहिए। ज्ञान के लिए तो बहुत सारे माध्यम है, उनको भी अपना ट्रेन प्रशिक्षण है, हमारी टेलीफोन है, और आमने सामने की वार्ता है, बहुत सारे तरीके हैं। तो इन सब को आगे अच्छे से बताने के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं, और वो किसान को आगे उसकी उत्पादन बढ़ाने में मदद करती है। जी, यानी कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो किसानों के लिए मतलब बताएगा कि तकनीकी जानकारी लेके जाएगा कि कौन सी मशीन जो है लैंड लेवलर रेजर का अगर इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो किस तरह से करना है। क्या ये भी जो आपका डिपार्टमेंट बताता है? ये हम जो उनके जो अधिकारी हैं, ये एक स्टेप हम ऊपर किसानों को, जो हमारे अधिकारी हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं जी, जी, कि विस्तार शिक्षा का अच्छे से अच्छे कैसे प्रचार करें। तो वो आगे किसानों को बताते हैं और उसमें उनका जो उनका अडोप्शन रेट है वो बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, हम बात करें कृषि एवं किसान के लिए रेडियो, और रेडियो का आपने बड़ा अच्छा ही किसान भाइयों को हम जो जानकारी दी आपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से भी दी, और अपने जो कृषि के बारे में बताया, रेडियो के बारे में बताया, उसके लिए जो आपने विस्तार से कार्यक्रम जो है आपके डिपार्टमेंट में चलते हैं, किसानों को किस तरह से आप नज़दीक लेके आ सकते हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि किसानों की आय को दुगुना करने के लिए, इसमें तो अनिल भाई बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि रेडियो हमारे को किसी भी तकनीक के प्रति जागृत करती है जी। जब वो जागृत हम हो जाएंगे ना किसी भी तकनीक के प्रति, तो निश्चित तौर पर हम किसानों को कोई रोक नहीं पाएगा, उसका उत्पादन और उत्पादकता दोनों में ही वृद्धि होगी। जब तक हम जागृत नहीं होंगे कि कौन सी वैरायटी कितना झाड़ देती है, जब हमारे को पता चल जाएगा कि एक वैरायटी यूनिवर्सिटी ने ऐसी रिलीज की है कि उसकी झाड़ ज्यादा है, तो हम जागृत हो गए। जागृत होने के बाद हम उसको उगाएंगे, उगाने से हमारा उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ने से हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। जब दोनों चीजें बढ़ गई, जो हमारा सपना है प्रधानमंत्री जी का कि कैसे आमदनी ज्यादा बढ़े, तो इन दोनों चीजों से हमारी आमदनी ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल रेडियो का तो बहुत ही बड़ा योगदान है, और मैं तो किसान भाइयों से उम्मीद करता हूँ
अटूट विश्वास भी है कि किसान के परिवार में जन्म लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो के माध्यम से तकनीक को अपनाएं और अपनी उत्पादन और अपनी जो इनकम है, आमदनी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। डॉक्टर नसीब सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। आप जो हमारे किसान भाई हैं उनसे भी आपने जो बातचीत की बहुत अच्छी की। और डॉक्टर साहब, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई, और सभी किसान भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद। ये तो जो है किसान भाइयों ने जानकारी ली कृषि और किसान के लिए रेडियो के महत्व पे, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नसीब सिंह। और अब करवावा भाइयों तय एक प्रगतिशील किसान भाई धर्मपाल जी से बातचीत, जिन्होंने जैविक खेती के लाभ और किस तरह इससे फ़ायदा ले सके हैं उसके बारे में। आज हम बातचीत कर रहे हैं एक प्रगतिशील किसान भाई से, और उनका नाम है धर्मपाल जी, जो गांव सावल से संबंधित है। और आज धर्मपाल जी से बात करेंगे जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। धर्मपाल जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी। धर्मपाल जी, आप का जो गांव है सावल, वो जिला करनाल में पड़ता है, और आपने जैविक खेती के ऊपर काफी काम किया है। तो जो हमारे किसान भाई हैं जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो भी जो है जैविक खेती के बारे में जानना चाहते हैं कि जैविक खेती जो है वो क्या है, इसको हम किस तरह करें और इसके क्या क्या हमें लाभ मिल सकते हैं। तो आप जो है हमारे किसान भाई जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, थोड़ा सा उनका भी जो है मार्गदर्शन करें कि जैविक खेती है क्या। तो जैविक खेती एक जो है ना, ये नेचुरल खेती है, कुदरती खेती है। इसमें हम रसायन केमिकल ना डाल करके जो अपने पशु आधारित गोबर है उसके खाद बना के, जीवामृत, घन जीवामृत और गौमूत्र से पेस्टिसाइड बना के जी, और जो लस्सी बचती है हमारी उससे फंगस की दवाई बना के, इससे मतलब नेचुरल तरीके से खेती करते हैं। ये जैविक खेती मतलब जो है वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। और जो हमारे पहले आज से 20-30 साल पहले जो बुजुर्ग करते थे, उस टाइम रसायन नहीं थे और केमिकल नहीं थे, कुदरती खेती थी। इसके जहर मुक्त खेती कह लो या ऑर्गेनिक खेती कह लो, इसके फायदे हैं। ना तो किसी तरह कोई रसायन हमने इस्तेमाल करना है, और ना ही जो बीमारी खेत में अगर फसलों में लग जाती है तो उसमें भी हमने कोई किसी तरह का कोई जो है रसायन का छिड़काव नहीं करना है। उसमें कोई केमिकल कोई दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है। उसको हमने नेचुरल तरीके से कवर करना है, जैसे लाइट ट्रैप लगा के, गवर्नमेंट ट्रैप लगा के। और धर्मपाल जी, जो ये आजकल जो मान लो खेतों में जो अपनी बीमारियां लग जाती हैं, तो ये बीमारियां जो है जो आदी हो गई हैं, इनकी जो केमिकल है, जो रसायन है, इनकी आदी हो गई है, तो क्या जो हम जो प्राकृतिक तरीके से करते हैं तो ये उसको कवर कर लेती है उन बीमारियों को? प्राकृतिक तरीके से अगर हम कवर करेंगे तो ये हमारे काबू में आ जाती है, क्योंकि हमारे जो कीट है ना जी, वो हमारे मित्र कीट भी हैं और दुश्मन कीट भी हैं। जो मित्र कीट को बचा के रखेंगे तो कीट उस कीट को खाता है। अच्छा जी, ठीक। कुछ कीट शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। शाकाहारी कीट तो हमारी साग सब्जी फसल को खाते हैं जी, और जो कीट मांसाहारी है वो कीट को कीट खाता है। ठीक है जी, ठीक है। सबसे पहले हमको उसकी पहचान होनी चाहिए और ये देखना चाहिए हमारे खेत में कितने प्रकार के कीट है, कौन मित्र कीट है, कौन दुश्मन है। तो उसके 10 के ऊपर एक ही बार ही है जी जी। सबसे पहले उसकी पहचान होनी चाहिए। धर्मपाल, जो इसमें जो हम गाय का गोबर है, गाय का जो मूत्र इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा भैंस का भी जो गोबर और मूत्र वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सर ऐसे है, गौमूत्र तो कहने में आ जाता है ना, जैसे हमारा प्राकृतिक जो पशु था, कुदरती गाय थी, भैंसे तो बाद में आई जी जी, तो ये कहने में आ जाता है। बाकी कोई भी पशु है उसका कोई भी पशु का मूत्र चलेगा, गोबर भी चलेगा, ऊंट, गाय, भेड़, बकरी, भैंस कुछ भी चलेगा। ये कोई जरूरी है कि गाय का है, ये तो मतलब एक संज्ञा मिल गई ना गाय गौमूत्र से जी जी, काऊ डंग से। और धर्मपाल जी, इसमें जो अब इसमें खेती कर रहे हैं तो उसमें जो छिड़काव है या जो हम पहले खाद डाल रहे हैं, तो वो सारा जिस तरह हम जो हमारी रासायनिक खाद है सेम उसी तरह डालनी है, या इसका कुछ विधि अलग है इनकी डालने की, या इसका जो समय है डालने का वो अलग है? विधि तो लगभग सेम ही है, लेकिन हमने क्या करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, जैसे हमारी खेती रसायन और रस की फर्टिलाइजर की आदि होगी ना और केमिकल की, हाँ जी हाँ, उसको हमने धीरे धीरे घटाना है और ऑर्गेनिक जो हमारी कुदरती खेती उसको अपनाना है तरीके को।
बाकी धर्मपाल जी, यानी कि शुरुआत में तो दोनों ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तो थोड़ा थोड़ा उसको कम करते चले जाएं और जो प्राकृतिक तरीके उनको बढ़ाते चले जाएं हम। हाँ, इसको 3 साल लगेंगे हमारे को फर्टी को साफ करने में। जी जी। हम रासायनिक को घटाएंगे और ऑर्गेनिक को अपनाएंगे, लगभग 3 साल बाद हमारा खेत तैयार हो जाएगा। जी। और 3 साल हमारा अर्ध जैविक आएगा, उसके बाद 3 साल और लगेंगे, उसमें 6ठे साल हमारा पूर्ण जैविक हो जाएगा। जी धर्मपाल जी। अच्छा धर्मपाल जी, इसके अलावा इस तरह मिट्टी की जांच भी हम करवाते हैं, मिट्टी की जांच है, पानी की जांच है, तो अगर हम जैविक खेती की तरफ चले जाएं तो फिर उसके बाद इसकी जरूरत पड़ेगी कि खेत में जो है किसान भाई अपनी मिट्टी की जांच भी करवाएं या फिर पानी की जांच करवाएं कि उसमें किस तरह कोई कमी नहीं हो, या वो फिर चल जाएगा जैविक खेती में सब कुछ? जैविक खेती में मिट्टी की जांच में जो है खाद वगैरह के लिए तो कोई जरूरत नहीं। जी। पानी की तो जांच करानी पड़ेगी। देखो, पानी तो इससे इतनी जल्दी सुधर नहीं पाएगा, क्योंकि हाँ, जो सालों से हाँ जो हम जहर छिड़कते आ रहे हैं वो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ गया पानी पे। वैसे भी हमारी जो नदियां हैं, नदियों में भी केमिकल छोड़ रही हैं फैक्ट्रियां, वो लीच हो रहे हैं। जी जी। मिक्स हो गए। पानी की तो जांच करानी पड़ेगी, लेकिन इसकी 6ठे साल के बाद मिट्टी की जांच करा के हमको ये नहीं जांच करानी पड़ेगी कि इसमें हमने कौन सा रसायन डालना है। जी। इसमें हमारे जो हम ये केचुआ खाद बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट, इसमें 16 तत्व है। अच्छा अच्छा जी। तो हमारी भूमि को चाहिए। जी। जैसे कि माँ का दूध पूर्ण आहार है ना बच्चे के लिए, हाँ जी हाँ, शिशु के लिए, वैसे ये जो ऑर्गेनिक खाद हमारा केचुआ खाद है, ये भी पूर्ण आहार है हमारी धरती के लिए। जी जी। अच्छा, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम जो है केंचुआ की खाद है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो अपने गाय गोबर का जो गला सड़ा गोबर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं जी। उसको गोबर को जल्दी तैयार करने के लिए उसके अंदर डीकम्पोजर डाल के जल्दी तैयार हो जाता है वो। जी जी। तो वैसे तो 6 महीने में गलेगा। उसको गलाने के लिए डीकम्पोजर एक 20 रुपए की शीशी आती है, 200 लीटर पानी में घोल बना के अगर हम गोबर के ढेर में छिड़क दें उसको, 40-45 दिन में बहुत पोषक तत्व वाला हमारा खाद तैयार हो जाएगा। जी। और जो कई बार जो दीमक की समस्या आ जाए धर्मपाल जी, तो वो किस तरह हम फिर इसमें भी? दीमक की समस्या को सर हम कंट्रोल कर रहे हैं अपने खेत में। वैसे तो हमारे इधर एरिया में है नहीं, फिर भी हम उसमें डालते हैं ये फिटकरी और हींग। अच्छा अच्छा जी। अच्छा वाली हींग लेके ना 50 ग्राम हींग और 250 ग्राम फिटकरी की पोटली बना के जी, जब पानी लगाते हैं नक्के में रख दें, या जैसे धान लगा दिया खेत के सेंटर में रख दें जी। उसमें से एक जैसे डीजल या मिट्टी का तेल कोई पानी पेट्रोल पे डालते हैं, लेयर बनता है एक। अच्छा अच्छा जी। हाँ जी, इस तरह तो लेयर दोनों का मिश्रण होने से एक लेयर चलती है उसके ऊपर। जी जी। पानी के ऊपर अपने आप ऑटोमेटिक पूरे खेत में फैल जाती है वो जी। तो दीमक मरेगी तो नहीं उससे, लेकिन नीचे चली जाएगी, वो नुकसान नहीं करेगी। अच्छा अच्छा। और जो जैविक खेती हम कर रहे हैं धर्मपाल जी, उसमें फिर जो है इसके हम लाभ की बात करें तो लाभ तो देखो आपने एक तरह से बता दिया कि जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो उसमें जो रसायन है जो हमारे खाने में जाने लग रहे हैं वो उनका बचाव हो जाएगा, और जो हम खाना खा रहे हैं उसमें जहर हमारे शरीर में नहीं जाएगा। अनिल भाई, विनोद भाई, यह तो अब बातचीत करी हमने प्रगतिशील किसान भाई धर्मपाल थे, और विषय था जैविक खेती के लाभ, यानी कि जो किसान भाई उन्हें जो है जैविक खेती की तरफ जाना चाहिए। और उसके साथ अनिल भाई जो है कार्यक्रम का समय जो है यहीं समाप्त हुआ। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।